एक समृद्धशाली राज्य राजस्थान का चित्तौड़ अपनी दुर्ग और विशालता के लिए प्रसिद्ध और वीरता और महानता के लिए प्रसिद्ध राणा रत्नसेन का शासन था। रत्नसेन महानतम योद्धाओं में से गिने जाते थे। भारत के चारों तरफ उनका बोलबाला था। उनका विवाह हुआ नागवती से। नागवती बहुत सुंदर एकदम परी जैसा। अच्छा, बहुत सुंदर कौन सा विशेषण माना जाएगा? विशेषण। और सुंदर कौन सा विशेषण? गुणवाचक। कैसी थी? सुंदर। इसी के समानांतर एक कथा और चल रही थी, और समानांतर कथा थी कि भारत से सुदूर 7 समुद्र पार एक द्वीप था जिसका नाम था सिंगल द्वीप, वर्तमान में श्रीलंका। वहां पर एक राजा थे गणेश नाम से, गणेश गंधर्व। उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही कन्या ने जन्म लिया वैसे ही जो आचार्य थे उन्होंने भविष्यवाणी की कन्या बेहद सुंदर थी। अंग अंग में हजारों चंद्रमाओं की सुंदरता बसी थी, जिसका नाम रखा गया पद्मिनी। पद्मावती नहीं, पद्मिनी। तो पद्मिनी नाम रखा गया। और उस कन्या के बारे में पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये कन्या इतिहास में बहुत प्रसिद्ध होगी। तो गंधर्व सेन जो उनके पिताजी थे उनको बहुत चिंता होने लगी, तो उन्हें थोड़े से कंट्रोल में रखा अपनी कन्या को। और अब कन्या घर पे रहती थी, पशु पक्षियों से उनको बेहद प्रेम था। पद्मिनी किशोर अवस्था में आती जा रही थी और सुंदर होती जा रही थी, बेहद सुंदर। कभी कभी जब वो समुद्र के किनारे, अब समुद्र छोटा सा द्वीप था तो समुद्र आसपास ही था, समुद्र के किनारे जाती थी तो बेसमय के ज्वार भाटा आ जाते थे। समुद्र भ्रम में पड़ जाता था कि चांद निकल आया है। वो पानी में भाटा आ जाता था। उनके चरणों को स्पर्श करके समुद्र अपने आप को धन्य मानता था। जहां जहां से गुजरती थी वहां वहां के मैं मतलब उस सुंदरता को देख रहा हूँ, अनुभव आप भी देखो। जहां से अच्छा दीप का पादुकोण तो नहीं आ रही है, आलिया भट्ट दिख रही है। जहां से निकलती थी वहां से पुष्प ललचाते थे कि मैं इनको स्पर्श कर लूं। और झाड़ियां जो पुष्प की बेलें होती थी वो ऐसे झुककर उनको स्पर्श कर लेती थी और अपने आप को धन्य मानती थी। पशु पक्षी उनका गान करते थे सुंदरता। पूरा सिंगल द्वीप रात में चमकता था जब पद्मिनी छत पर आती थी, महल के ऊपर अटारी पर पहुंचती। पद्मिनी ने अपनी वार्तालाप के लिए, अपना टाइम पास के लिए तोता पाला, जिस तोते का नाम था हीरामन। पद्मिनी चूंकि वेदों की ज्ञाता थी, शास्त्रों में बड़ी निपुण थी, उनके पिता ने उनको ऐसी शिक्षा दिलवाई थी, तो वही शिक्षा उन्होंने हीरामन को भी दी। हीरामन दोस्त हो गया उनका, सहेलियों से ज्यादा मिला जुला नहीं था क्योंकि सहेलियां कम ही आ पाती थी। पापा थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं तो सहेलियां कम आ पाती हैं, ऐसे भी। तो हीरामन तोता है, उनका मित्र है। तो हीरामन भी इतना पंडित हो गया है कि बात करने में 2-3 श्लोक तो फेंक ही देता था। इतना पंडित हो गया, नीतज्ञ हो गया बिल्कुल हीरामन। अब हीरामन एक दिन पद्मिनी से बोला कि पद्मिनी मेरी दोस्त, तुम 18 साल की होने को जा रही हो, तुम्हारे पिता को तो तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है, अभी तक वर नहीं खोजा, कब खोजेंगे? तुम्हारी तो उम्र ही निकल जाएगी, विवाह की उम्र तो यही है। पद्मिनी बोली ये तो बात सही है, लेकिन पिताजी से कहे कौन? अब बोले पिताजी की तो बात अलग है, मित्र होने के नाते तुम कहो तो मैं ऐसा कर दूं? मतलब पिताजी से तो मैं भी नहीं जाऊंगा कहने, मैं बर देख देता। ये जो वार्तालाप था ये किसी दासी ने सुन लिया। दासी ने जाके गंधर्व सेन से बात कह दी कि जो तुम तोता है वो पद्मिनी को उल्टा सीधा भर रहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बालिका भाग जाए।
तुमने आदेश दे दिया कि तोता को मार दिया जाए, शाम को मुझे मेरी टेबल, खाना की टेबल पर चाहिए, डिनर टेबल पर। कौन? हीरामन। पद्मिनी को पता चला कि हीरामन को मारने का फरमान निकल गया। हीरामन ने तोते से, पद्मिनी ने तोते से कहा कि मित्र, अब हमारा तुम्हारा बिछड़ने का वक्त आ गया है, तुम उड़ जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे, अगर जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। हीरामन उड़ गया। हीरामन जैसे ही जंगल में पहुंचता है, सभी पक्षी उसका बड़ा सम्मान करते हैं, ऊंचा सिंहासन देते। तुम पद्मिनी के पास से आए हो, उनकी दोस्त हो गए। वार्तालाप चल रहा था, वो पद्मिनी की स्टोरी सुना रहा था दोस्तों को, पक्षियों को। इतने में बहेलिया आया, उसने हाथ डाला बिल में, उसमें पेड़ की उसमें काट में, और निकाला तो हीरामन ही पकड़ा ही आए। हीरामन को जैसे ही पकड़ा है, हीरामन जैसी बहेली से कहता है, क्या रखा है इस हमारे काट में, मुझे मुक्त करो, तुम भी जीवन जियो, मैं भी जीवन जीता हूँ, मेरे प्राण क्यों हर रहे हो? बहेली ने कहा कि बहुत अच्छा तोता है, तो बहुत ज्यादा दाम मिलेंगे इसके, तोता बोल रहा है तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। हीरामन बिकते बिकते भारत के राजस्थान क्षेत्र में चित्तौड़ मार्केट में आ गया। चित्तौड़ मार्केट में जैसे ही आया तो चित्तौड़ के व्यापारी ने हीरे को, उसको तोते को पकड़ा, तोते से बात की तो उन्हें लगा कि तोता बहुत विद्वान है। उसने 2-4 श्लोक तो व्यापारी को सुना दिए तब तक। तो उन्होंने सोचा कि इसका सबसे ज्यादा जो मूल्य है वो कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा, राजा स्वयं देंगे। राजा के दरबार में पहुंचे तो हीरामन को यहाँ बैठा ले। हीरामन बड़ा बातें करते हुए चला आ रहा है कि तुम्हारा देश तो बड़ा सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने हष्टपुष्ट लोग हैं, महानतम योद्धा। चित्तौड़ की तो मैंने कथा सिंगल द्वीप में सुनी थी, यहाँ की पराक्रम और शौर्य की कथा तो मैंने वहां सुनी थी। प्रशंसा करते चला आ रहा व्यापारी से। राजा के आगे उसने यही बात कही है। उसने राजा को तो पहचाना नहीं, लेकिन वो बढ़ाई कर रहा है कि चित्तौड़ की गाथा तो मैंने सिंगल द्वीप में सुनी थी, यहाँ तो महान योद्धा पैदा होते हैं, ये और वो फलाना ठिकाना। तो राजा खुश। राजा ने कहा तोते को हमें दे दो, माला उतार के दे दी, जितने का हो ले जाओ। पहले ऐसे ही करते थे, बात बात में माला उतार दी। मैं जाने कहाँ था ऐसे टाइम, 2-4 माला अपनी ले लेते। अब तोता हीरामन राजा रतन सेन के पास आ गए। 2-3 दिन में उन्होंने रतन सेन को अच्छी अच्छी कहानी सुना के अपने हाथ में कर लिया। अब रतन सेन की हालत एक, हीरामन के बिना उनका मन ना लगे। राजकाज से वो थोड़े से तटस्थ होते जा रहे थे, सन्यासी टाइप के। हीरामन के पास बैठे रहते थे। हीरामन उन्हें कहानी सुनाता था, वे कहानी सुनते थे। हीरामन ने सही समय जाना और पद्मिनी की कहानी सुनाना कर दी प्रारंभ। उसने महीने भर पद्मिनी की कहानी सुनाई, उनकी सुंदरता की, उनकी शौर्य की, उनकी वीरता की, उनकी ज्ञान की, वेदों की, एकदम बिल्कुल अलौकिक रूप से। रतन सेन बिल्कुल प्रेम में डूब गए, पूर्वराग प्रेम हो गया इनको। पूर्वराग प्रेम का मतलब है मिलने से पहले जो प्रेम हो जाए, मेरे सपनों का राजा आएगा, वही वाला प्रेम। तो सपनों की रानी बन गई पद्मिनी। ऐसा पता चला नागवती को कि जो तोता महाराज ने खरीदा था वो किसी स्त्री की कहानी सुनाता, महाराज को उसके प्रति आकर्षण बढ़ा रहा है। पत्नी है, जलस तो होगी, स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि हीरामन को बुला के लाओ। तो दासी गई कि हीरामन तुम्हें महारानी बुला रही है। हीरामन आया, महारानी। हीरामन बैठा है, महारानी उसी समय तैयार होकर निकली थी। 16 सौंदर्य, बिल्कुल श्रृंगार करके सौंदर्य की एकदम देवी लग रही थी, कामदेव जैसी। हीरामन से कहा कि हीरामन में कैसी लग रही है? हीरामन ने कहा कि नो डाउट महारानी, आप बहुत सुंदर हैं, अलौकिक हैं। रानी थोड़ी सी खुश हुई। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं पद्मिनी जैसी नहीं लगती? तोता बोला, महारानी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। बोले कहो। जिस देश में हंस नहीं होता वहां बगले भी अपने आप को हंस समझ लेते। एक कथन था उसका। नागवती ने कहा इस दुष्ट को पकड़ के मार दो। दासियों ने पकड़ा, उड़ लेता था, 2-4 दिन में पकड़ा ही आ गया। दासी ने उसको मारा नहीं, दासी ने थोड़ा छल कर दिया तो उसको छुपा लिया पिंजरे में। रतन सेन को 2-3 दिन तोता नहीं मिला। रतन सेन को तड़पे जैसे
गांधी की तथा प्रगति। रतन सेन ने घोषणा कर दी कि जो भी हीरामन को खोज के लाएगा मैं उसे बहुमूल्य उपहार दूंगा। दासी का ईमान भूल गया। वैसे तो नागमती की दासी थी, लेकिन पैसे के पीछे किसी की दासी नहीं थी। उसने हीरामन किसको दे दिया? महाराज को। महाराज में ढूंढ के लाई। महाराज ने उसको बहुत पैसा दिया, जाओ अब तुम दासी नहीं, तुम खुद महारानी, जाओ। हीरामन आ गया। हीरामन का कथा तो सुनाई रहा था पद्मिनी की, आधी थोड़ी थोड़ी बची थी तो वो भी सुना दी। अंग अंग की वर्णन किया है श्रृंगार रस में हीरामन ने। किसकी? पद्मिनी का। राजा बोले कि मुझे पद्मिनी से विवाह करना है। तो हीरामन बोला महाराज तुम नहीं कर पाओगे। एक तरीका होता है आदमी से काम करवाने का। राजपूत से कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, और राजपूत कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम ना कर पाए। तो हीरामन बोला महाराज हम जानते हैं आप राजपूत हो, जितना पूरी दुनिया के तलवारों में लोहा है उतना आपके सीने में लोहा है, ये भी पता है। लेकिन महाराज आप सुख चैन में पले हो, इतनी दूर कैसे जाओगे पैदल? धूप सब चीज इतनी कष्ट कैसे भुगत पाओगे आप? बोले भुगत लेंगे, अब तो पद्मिनी नहीं चाहिए, तुम तो मार्ग बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। वो तो यही चाहता था, उसे पता था राजपूत बाहर पे चढ़ाना ही पड़ेगा। चढ़ा दिया। महाराज ने वस्त्र चेंज किए और वस्त्र रखे एक झोला में, 2-3 जोड़ी, और साधारण वस्त्र पहने। नागवती पैर पकड़ रही है, महाराज प्लीज आप मत जाओ। लेकिन महाराज का मन ही नहीं लग रहा कहीं। महाराज की मां रोक रही है, पूरी प्रजा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उनके पिता जा रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है राजा जा रहे हैं तो पिता ही जा रहे हैं। कैसे ही राज्य को सूना छोड़कर बैरागी बन के निकल लिया, अब तो झूला टांग। कुछ महीनों बाद पहुंचे हैं केरल। केरल के राजा को पता चला कि चित्तौड़ के महाराज राजपूत श्रोमणी रतन सेन पधारे। उसमें राजपूतों का नाम बहुत था, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया महाराज का। महाराज क्या सेवा कर सकते हैं? बोले कुछ नहीं, नाम चाहिए। एक बार बोले प्रभु श्री राम गए थे अपनी पत्नी को लेने, आज मैं जा रहा हूँ। उन्हें नाव की व्यवस्था करवाई गई। गए, रास्ते में बहुत दिक्कतें आई। जायसी लिखते हैं कि वहां हनुमान जी ने उनकी मदद की, शंकर जी ने मदद की, जायसी ऐसा लिखते हैं। वो उस तरफ पहुंच गए, तोता संग में, हाँ ये संग में रास्ता तो वही दिखा रहा हूँ। वहां पहुंचे तो जैसे सिंगल द्वीप पहुंचे, वहां एक शंकर जी का मंदिर था। तो उनकी गाड़ी बड़ी बड़ी हो गई, कई महीने गुजर गए। अब राजा शाही सब जीवन निकल गए। हीरामन से कहा कि हीरामन मैं क्या करूँ बताओ? उनके घर जाऊं? बोले महाराज मार देंगे तो। बोले तुम इस मंदिर में विश्राम करो कुछ महीने। बसंत नाग पंचमी जब आएगी, जब पद्मिनी हर साल में एक बार यहाँ पूजा करने आती, तब तुम्हारा मिलाप करवा दूंगा। तो रतन सेन ने कहा पद्मिनी को तो मेरे बारे में पता ही नहीं कि मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ। बोले महाराज वो भी करती है। बोले कैसे? बोले नहीं करती होगी तो मैं जाता रहूं। मेरे महीने में करूंगा क्या? यही करूंगा तुम्हारी तरफ। बात बनाऊंगा वहां जाके। महाराज मंदिर में रहने लगे। बाबा जैसे तो हो ही गए थे, कई महीने गुजर गए थे। सेविंग में बाल बाल बड़े तो पहले ही होते थे, सेविंग भी बड़ी हो गई महाराज की दाढ़ी, और वैसे तो वस्त्र में थे ही, तो आदमी पुजारी समझने लगा वहीं शंकर जी के भक्ति में मग्न, और पद्मिनी जी का इंतजार। हीरामन पहुंचा पद्मिनी के पास। हीरामन को देख के पद्मिनी बेहद खुश हुई। हीरामन भी आंखों में आंसू आ गए कि महारानी तुमसे दूर रहकर मैंने क्या क्या कष्ट लिए, लेकिन तुम्हारे होने वाले पति मिले जिन्होंने मुझे सहारा दिया। पद्मिनी बोली है कौन से होने वाले पति? बोले याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सुई कुंवर ढूंढ के लाऊंगा। तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता नहीं तो क्या, मुझे तो है, मैं मित्र हूं। बोले कहां से ढूंढ के लाए हो तुमने? फिर स्वर्ग आता सुनाई चित्तौड़ की, जो देख के आया था। भक्त भवन महल इतनी ऊंचाई पर कि कोई शत्रु उसको भेद नहीं सकता। वहां राजपूत और राणाओं का नाम है, उनकी योद्धा और उनके महानतम वीर कौशल से अच्छे अच्छे महायोद्धा कांपते। और राणा का पूरा वर्णन किया। पद्मिनी बिल्कुल प्रेम में डूब के पुलकित हो गई, रोम रोम बिल्कुल फटने लगा। पद्मिनी बोली कि अब मैं बिना मिले प्रिय से एक पल नहीं रह पाऊंगी।
हीरामन बोले ठहर जाओ, तुम्हारे पिता गंधर्व सेन को पता चल गया तो घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। मेरे प्रिय रुको। बोले मतलब ये है कि बसंत पंचमी को तुम सखियों के साथ पूजा करने जाओ तो वहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एकांत में बैठे, वहां तुम एक दूसरे का मिलन होगा। बोले ठीक है। अब वो भी इंतजार करने लगी बसंत पंचमी का, ये भी इंतजार कर रहे हैं बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी आती है। अब यार राजपूत महाराज जो थे अभी महलों में बड़े सुख में रह रहे थे, रोज बकरे मुर्गे जो भी खाना है पीना है वो सब चीज अवेलेबल थी। अब महाराज फलों पर जी रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी, मतलब संत जीवन जीता है वैसा, क्योंकि मंदिर में आप सटी कर नहीं सकते और राजपूत धर्म को बहुत मानते थे। आप लोगों ने क्या से पढ़ा होगा भागवत। तो महाराज थोड़े से झटक गए, तो कमजोर हो गए। जैसे ही पद्मिनी आई सखियों के साथ, महाराज ने पहली बार पद्मिनी को देखा तो इतनी सुंदरता को देखकर उनकी आंखों में एकदम चमक हुई और वो बेहोश हो गए। पद्मिनी ने सखियों से कहकर उनको उठवा के बढ़िया वहीं जो गुफाएं थी जो मंदिर के तरफ से फ्री में थी धर्मशाला के रूम में बाहर लिखवाया और वो आगे उनको नहीं समय था, बाहर से नहीं खड़े थे। जिन्हें होश आया महाराज को तो महाराज की आंखों में से आंसू आने लगे। हीरामन बगल में बैठा था, ताने मार रही है कि हीरामन मैंने तो देख ही नहीं पाया जी भर कर, इतनी सुंदरता मैंने पहली बार देखी है कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गई और मुझे मूर्छा आ गई। हीरामन बोला कि अब क्या करें, आई थी चली गई, वो तो आपको देख गई और उनकी तरफ से हाँ है। हीरामन बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर था जो लीला भंसाली ने छोड़ दिया। लीला की है ना, संजय लीला भंसाली। महाराज बोले तो अब विवाह कैसे किया जाए? बोले देखो अब तो सीधा रास्ता है, तुम भगा तो सकते नहीं हो, इसलिए तुम अपनी सेना को यहाँ बुलाओ, कुछ महान योद्धाओं को। बोले वो कौन बुलाएगा? बोले मैं कब काम है, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे सब जानते हैं, तुम्हारे घर के सब पूरे लोग जानते हैं। मैं कह दूंगा सेनापति से कि महाराज में भगवती है 4-5 महान योद्धा, ये वही महाकाल के गण होने चाहिए जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए जा रहे थे। ऐसे ही महान योद्धा, कुछ महान सेना नायकों को मैं बुला लाऊंगा, तुम तब तक इंतजार करो। बोले फिर प्लानिंग क्या है? बोले फिर सीधे जाना है गंधर्व सेन के पास, महाराज बनकर वस्त्र भी मंगा दूंगा आपकी, और फिर सीधा हाथ मांगना है, नहीं माने तो गर्दन काट देती। बोले किसी लड़की के पिता की गर्दन काटने पर वो शादी करेगी? बोले गर्दन काटने का मतलब है हरा देना है, मार देना। गया तोता उड़ के कुछ दिनों में पहुंच गया, उसने कह दिया कि महाराज को कुछ महान योद्धा की आवश्यकता है, उनको वस्त्रों की आवश्यकता, वो सिंगल द्वीप है। तो ये तो पूरी व्यवस्था से है वहां से, तो वो कुछ ही दिनों में वहां पहुंच गए सिंगल द्वीप। केरल तक घोड़ों रथों से आए, वहां से नाव से वहां पहुंच गए। महाराज ने अपने वस्त्र धारण किए, नाई भी गया था संग में, तो सब बिल्कुल एकदम महाराज की नहीं। महाराज गंधर्व सेन को उन्हें संदेश भिजवाया कि चित्तौड़ के महाराज राजपूत श्रोमणी रतन सेन पधार रहे हैं। महाराज बिल्कुल चकित हो गए गंधर्व सेन, भारत से चित्तौड़ राजपूत एक क्षत्रिय वो आया था जो पूरे रावण को मार गया था, पूरे खानदान को, एक क्षत्रिय आया है, जाने क्या करके जाएगा। तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया क्षत्रिय जान के, क्योंकि एक क्षत्रिय का हैदन कब अभी तक मिटा नहीं था बंदरों का और क्षत्रियों का। तो जैसे गंधर्व सेन के पास आए तो उन्होंने बोला महाराज हम क्या मदद कर सकते हैं, आप काहे आए हो? आप भूखी भेज देते, मैसेज भेज देते, हम खुद आ जाते। बोले ना, बात ऐसी थी कि दूत जो काम नहीं कर पाता वो मुझे करना है। बोले क्या? मुझे आपकी कन्या से विवाह करना। आपकी कन्या विवाह योग्य हो ही गई है और वर आपके सम्मुख है, अगर आपको कोई परेशानी हो या कोई कमी लग रही है तो कमी बताइए, मैं उसको पूरी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे को करना है। और आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है। गंधर्व सेन चकित हो गए, पुत्री को तो मैंने कभी निकल दी थी प्रेम कहां से। ठीक है, उन्होंने पद्मिनी से पूछवाया, पद्मिनी ने शर्मा के कह दिया हाँ पिता, विवाह कर दिया। पद्मिनी का युद्ध हुआ ही नहीं, आराम से विवाह कर दिया और पद्मिनी अब चित्तौड़ की ओर रवाना होती।
इसकी आगे की कथा सुनेंगे अपन अगले शनिवार। अरे सस्पेंस अभी क्लियर हो जाएगी। कुछ दिनों में डोला पालकी के साथ चित्तौड़ पधारी। चित्तौड़ बड़ा स्वागत किया गया कि महारानी पद्मिनी आ रही हैं। डोला पालकी हाथी घोड़े सब बिल्कुल एकदम पूरा चित्तौड़ सजा दिया गया दुल्हन की तरह। महल में पधारी। नागवती पहले से ही पत्नी थी, जलिस तो होगी, स्वतन आ गई, लेकिन प्रेम भी बहुत करती थी रतन सेन से। उनने समझौता कर लिया कि कम से कम मेरे पति साथ में तो रहेंगे, भले ही 2 पत्नियां हैं लेकिन साथ में तो रहेंगे, क्योंकि 2 साल से साथ नहीं थे तो बड़ी विरह भुगती है मैंने, बड़ा कष्ट उठाया है। एक तो आंतरिक कष्ट और दूसरा प्रजा का कष्ट, इसलिए महाराज बनकर प्रजा की सेवा करनी पड़ी और आत्मिक विरह से मैं चली रही थी, क्योंकि किसको संभालना पड़ा होगा पदभार? महारानी नागवती को। महाराज तो चले गए थे बैरागी होके, झूला उठा के पद्मिनी खुशी खुशी रहने लगी। महाराज के राज्य में एक ब्राह्मण देव थे, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, राघव चेतन। महाराज उनका बड़ा आदर करते थे, लेकिन वो तंत्र विद्या सीख रहे थे, वो तंत्र विद्या कर रहे थे बहुत दिनों से। ये किसी को कारोबार खबर नहीं थी। हीरामन तोता एक दिन दिखाया। अब हीरामन वैसे ही बुद्धिमान था, उसे पता था ये क्या कर रहे हैं। उसने महाराज से आके कहा, महाराज तुम्हारे राज्य में कुछ गलत हो रहा है। बोले क्या गलत हो रहा है? उन्हें पता था हीरामन गलत नहीं बोलेगा, अभी तक उसने जो बोला वो सही है। पद्मिनी के बारे में जो बोला था उससे कई गुना सुंदर है। बोले कि तुम्हारे जो ब्राह्मण देव हैं तो तुम बहुत सम्मान करते हो, राघव चेतन, तो आपके दरबार में काफी बार आते हैं, आप उन्हें बहुत सम्मान देते हो। वो काली शक्तियों को सिद्ध तंत्र मंत्र करते हैं। महाराज बोले ऐसे कैसे हो सकता? बोले महाराज मैं देख के आया। बोले आपको विश्वास नहीं तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन जब मैं कहूं तब चलना। बोले हाँ। दूसरी रात आई 12 बजे, तोता फिर गया उड़ की खिड़की में से देख आया राघव चेतन, फिर चालू हो गए। महाराज के पास आए, चलो महाराज चलो। महाराज तलवार लेके गए, उन्हें देखा तो राघव चेतन वास्तव में ही कर रहे थे। रात में ही इमरजेंसी में राजसभा बुलाई गई। तत्काल राजसभा सेनापति सब बैठे, गोरा भी बैठे हैं, बादल भी बैठे। राघव चेतन चूंकि ब्राह्मण थे और जब वर्णाश्रम के अनुसार राज्य शासन होता है तो किसी भी ब्राह्मण देव को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। ये है आपको पता? इसलिए उन्हें देश निकाला दे दिया गया कि आप इस देश से निष्कासित किए जाते हैं आजीवन के लिए, चित्तौड़ से। तो आप जहां भी रहो आराम से, जहां रहना हो वहां रहो, चित्तौड़ में नहीं रह सकते आप। राघव चेतन दिल में बदले की भावना लेकर वहां से चला गया। तब तक यहाँ दिल्ली में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी मणिकपुर गंगा के किनारे 1296 में, और वो राजा बन गया। उसकी दृष्टि हमेशा से साम्राज्यवादी रही। पहले तो सिकंदर बनना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल ने कहा बेटा रुक जाओ, सिकंदर मत बनो, तो भारत ही जीत लो, बहुत बड़ा है। बोले ठीक है मैं भारत ही जीतता हूँ। तो उसने उत्तर भारत जीतने का अभियान चलाया, उसमें चित्तौड़ भी शामिल था, रणथंभौर भी था और चित्तौड़ भी शामिल था। इतने में राघवानंद दिल्ली पहुंचे। राघवानंद चूंकि इतना तंत्र कर चुके थे कि वो किसी को भी मोह सकते थे तंत्र शक्ति से, तो ऐसे ही मोह कर कहां तक पहुंच गए? सुल्तान तक, अलाउद्दीन खिलजी तक। वो अलाउद्दीन खिलजी को उनने अपने मंत्र शक्ति से और अपनी बातों की शक्ति से मोह लिया। और मोह कैसा लिया कि पद्मिनी की ऐसी कथा सुनाई जैसे हीरामन ने सुनाई थी, और वो भी कहने लगे कि अब तो पद्मिनी मेरी पत्नी बन के रहेगी, बेगम, चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो राणा जीवित नहीं बचेंगे। उन्होंने राणा के लिए एक मैसेज भिजवाया, संदेश भिजवाया कि आपको मैं सपरिवार दिल्ली आपको बुलाना चाहता हूं, आप हमारी जो देवोभाव की पद्धति है उसको देखें। उन्होंने मना कर दिया कि हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्तौड़ स्वतंत्र राज्य रहा हमेशा से, उसको कुछ ने गुलाम नहीं बना पाया।
खिलजी को पता चला तो खिलजी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन राघवानंद ने कहा कि महाराज क्रोध नहीं करना है, आपको पद्मिनी चाहिए कि नहीं? बोले हाँ चाहिए, अब तो उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। रात को सपनों में उन्हें पद्मिनी आने लगी। एक तरफा एक निष्ठ प्रेम हो गया पद्मिनी से, तो इन्हें युद्ध करने का ठान लिया कि हम चित्तौड़ पर चढ़ाई करेंगे। चित्तौड़ पर चढ़ाई की, पहले तो मलिक काफूर को भेजा गया और फिर महाराज सुल्तान स्वयं वहां पधारे। 6 महीने तक घेराबंदी करे रहे, चित्तौड़ का किला ना जीत पाए। तो एक चाल चली है कि महाराज को निमंत्रण पे बुलाया है, उन्हीं के क्षेत्र में नीचे जहां वो डेरा डाले थे, महाराज वहां आए। महाराज जब सजने लगे थे आने को, तब गोरा ने उनको रोका था। गोरा कौन? इनके सेनापति हैं। थोड़े से वृद्ध हो गए हैं, ज्यादा वृद्ध नहीं, थोड़े से वृद्ध हो गए, 40-45 पे पहुंच गए हैं। उनने रोका था कि महाराज इन काफिरों का कोई विश्वास नहीं है, ये कभी भी नैतिकता के अनुसार नहीं चलते हैं, आप वहां मत जाइए। तो उनने गोरा को डांट दिया कि तुम राजनीति क्या जानो, सेनापति हो, राजा हो क्या? गुस्से में। और गोरा को अभिमान पर चोट लगी और गोरा राज्य छोड़ के चले गए। तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूं महाराज, तो मैं यहाँ रहूं क्यों? वो चले गए जंगल में निष्कासित, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। यहाँ महाराज गए और वही हुआ जो गोरा को पहले आशंका थी, महाराज को कैद कर लिया गया और दिल्ली ले गए, कैद खाने में डाल दिया। वहां से मैसेज भिजवा दिया कि अगर जो ना पद्मिनी दिल्ली आई तो फिर ना राणा को जीवित पाई, कि अगर पद्मिनी मेरे पास दिल्ली नहीं आएगी तो राणा जीवित नहीं पाएंगे। पद्मिनी को जब मैसेज मिला, अब पद्मिनी के सिर पर देखो, एक तो राजपूतों की आन, जैसे माता सीता के पास थी क्षत्रियों की आन, इसको भी निभाना है, महाराज को भी बचाना है। तो उन्होंने खोज करवाना चालू की, किसकी? गोरा की। गोरा की खोज हुई। पद्मिनी को गोरा एक जंगल में तपस्वी के भेष में मिल गए। पद्मिनी ने कहा, हे वीर गोरा, चित्तौड़ पर संकट आया है, चित्तौड़ के सेनापति ऐसा निष्कासित जीवन जी रहे हैं, ये तुम्हारी वीरता को शोभा नहीं देता। तो अपमान से भरा था। उन्होंने वही कहा कि महाराज मैं क्या राजनीति जानूं, बोले वक्त नहीं है बात करने का, और अपना सिर झुकाया गोरा के चरणों में। तो गोरा ने सिर पकड़ लिया कि महारानी आप तो देवी हो, पद्मिनी हो, चित्तौड़ वंश की महारानी हो, आप मेरे सामने क्यों झुक रहे हैं? आप जो बोलो वो होगा। तो उन्होंने मैसेज बताया कि ऐसा मैसेज आया है और आन लगी है राजपूतों की। तो महारानी से कहा कि महारानी पद्मिनी आन न जाएगी, और कसम एक लिंगी की शंकर जी कि राणा चित्तौड़ आएंगे वापस। आज क्या, उस दिन भी क्या महाकाल स्वयं न रोक पाएंगे, और जब तक गर्दन पर, जब तक धड़ पर गोरा की गर्दन रहेगी, जब तक कोई आंधी तूफान उनको डगमगा नहीं पाएगा। ऐसे कठोर कठोर वचन बोले, पद्मिनी को विश्वास जगा। गोरा बिल्कुल सब त्याग कर, जो वस्त्र पहने थे निर्वास्त्र जीवन के, फिर से उन्होंने सेनापति का वेश धारण किया, 2-2 कटारी यहाँ पर लगाई और राज्य में पहुंचे। पूरी सेना को संगठित करके गोरा को बुला, बादल को बुलाया। बादल उनका भतीजा है, अभी शादी हुई है बादल की, 2 महीने हुए शादी। बादल भी देखिए समय पगड़ी पहन के बिल्कुल तैयार हो गया है। गोरा ने बादल को देखा तो सीने में ठंडक पहुंच गई, मेरा भतीजा है, महायोद्धा। 750 डोलियां सजवाएंगी। कितनी? 750। हर डोली में अंदर बैठा एक महाशूरवीर जो था 10-10 हजार सेना के बराबर, एक, और 4 डोली को उठाने वाले जो थे महाकाल के गढ़ के समान। मतलब एक डोली में कितने हो गए? 5। 750 डोलियां, मतलब 3700 सैनिक। सैनिक नहीं, अपने आप में महाकाल के गढ़। एक सेनापति था, वो एक सैनिक नहीं था, जो 10-10 हजार सेना के बराबर था, क्योंकि उन्हें पता था दिल्ली में सबसे ज्यादा 4,70,000 सेना इस समय है। किसने रखी थी ये सेना? खिलजी ने। इतनी बड़ी 4,70,000 सेना है उसके पास। बादल की पत्नी ने आंसू भर के कहा कि प्रीतम वापस तो आओगे,
बादल ने कहा कि मैं जिस पथ पर जा रहा हूं उस पथ का कोई भरोसा नहीं, वापस में आऊंगा, लेकिन इतिहास में अमर जरूर होकर आऊंगा। जाने लगे। पद्मिनी से कहा कि महारानी संदेशा भिजवा दो कि पद्मिनी आ रही है अपनी 700 सखियों दासियों के साथ, लेकिन पहले मिलने जाऊंगी राणा से। पहले मुझे किससे मिलन करना है? राणा से। फिर तुम्हारे पास आऊंगी। 700 डोलियां आ रही हैं, मतलब संग में 700 दासियां लेके आ रही हैं, महारानी है, अकेली नहीं आएंगी। मैसेज भिजवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने फरमान पढ़ते ही स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मिलने दो महाराणा से, क्या मतलब निकलता है, जेल में है, फिर तो अपने ही पास आना है। 750 डोलियां दिल्ली में प्रवेश कर गईं। दिल्ली के बाहर खिलजी का मैसेज आ गया कि हाँ इनको मिलने दो, तो चुंगी खोल दी गई और तय खाने के बाहर पहुंचे। जो पद्मिनी की डोली थी, जो बाहर से लग रही थी कि महारानी पद्मिनी की डोली है, उसमें एक लोहार बैठा हुआ था जो बेड़ियां काटने में, ताले खोलने में एक्सपर्ट था। आंखों से देख देख कर काट देता था 2 सेकंड में। सेटिंग पहले ही होके रखी थी। जैसे ही अंदर पहुंचे सभी सैनिकों को मार दिया गया और महाराणा को आजाद करा दिया गया। जैसे ही खिलजी को पता चला कि महाराणा आजाद हो गए, मेरे साथ छल हुआ, उसने तुरंत आदेश दिया सेनापति को कि घेर लो, महाराणा दिल्ली की सीमा के बाहर ना निकलने पाए, जो भी बीच में आए उसको काट दिया जाए। सेना चौकन्नी हो गई, चारों तरफ सेना ही सेना, और यहाँ 3700 वीर महायोद्धा महाकाल के गण। महाराज से गोरा ने कहा कि महाराज तुम जाओ, इन काफिरों को तो हम रोक लेंगे, आप पीछे मुड़ के मत देखना। गोरा से कहा कि महाराज जहां जहां जाए उनके पीछे खड़े हो जाओ, कोई भी शत्रु महाराज के पीछे ना भाग पाए। गोरा ने वही कहा, बीच रास्ते में खड़ा हो गया दिल्ली की सीमा पर कि कोई भी शत्रु यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। युद्ध हुआ कई घंटों तक। महाकाल के गढ़ की तरह लहराई तलवारें और केसरिया रंग बादलों में छा गया। 3700 महायोद्धाओं ने 1.5 लाख सैनिकों को काट दिया। कितने? 1.5 लाख। खिलजी का सिंहासन कपने लगा कि पूरी सेना आज यही मार के जाएंगे। खिलजी ने चाल चली, गोरा को पीछे से गर्दन में मार करवा दिया। गर्दन लटक गई। कसम खाई कि एक लिंग की गर्दन कट जाएगी तब भी एक पैर तक मेरा धड़ लड़ेगा। और गर्दन जैसे ही पूरी टपकी वैसे उन्होंने एक बड़ी तलवार का बार अलाउद्दीन के सेनापति पे किया और बीच में से चीर दिया। गर्दन कटने के बाद यहां गोरा ने देखा कि चाचा, बादल ने देखा कि चाचा गोरा की गर्दन कट गई है। उसको और होश आया और उसने दोनों हाथों में तलवार लिए बीच योद्धाओं में कूद गया। जो खिलजी के महान योद्धा थे जिन्हें वो खूंखार श्रेणी बोलता था, उनमें कूद गया जो पीछे से मारे थे गोरा को। उनमें से एक को भी ना बचने दिया, लेकिन एक ने भाला लेकर पेट में घोंप दिया। उनमें से किसी को नहीं बचने दिया उसने, लेकिन एक ने क्या किया कि भाला पेट में घोंप दिया। आंखें बाहर निकल आई। उसने तब भी कोई चिंता नहीं की, पगड़ी के सरिया उतार के पेट से बांध लिया और फिर युद्ध हुआ। जब तक संदेशा ना आया कि महाराज चित्तौड़ कुशल पहुंच गए, तब तक बादल लड़ता रहा। और अंत में होना वही था जो पहले से ही निश्चित था कि वहां जाएंगे तो लौट के तो नहीं आएंगे, लेकिन महाराज को साकुशल चित्तौड़ पहुंचाएंगे। महाराज साकुशल चित्तौड़ पहुंच गए। बादल भी तिनका मर गया और इतिहास में गोरा बादल रतन सेन से ज्यादा योद्धा प्रसिद्ध हुआ। अभी और है। महाराज चित्तौड़ जैसे ही आए, उनको अपनी गलती पर बड़ा ही अफसोस हुआ। आंखों में आंसू भर के उन्होंने बादल की पत्नी से कहा कि मैं तेरा सुहाग तो नहीं बचा पाया, लेकिन इतिहास में गोरा और बादल का नाम मेरे से पहले आएगा। अगर रतन सेन का जहां उल्लेख होगा वहां गोरा बादल पहले आएंगे। पद्मिनी को उनका सुहाग मिल चुका था, लेकिन यहाँ कई औरतों का सुहाग उजड़ गया था। नागवती भी बेहद खुश थी कि पतिदेव लौट आए हैं। ऐसे में एक मौका देखकर देवदत्त नामक एक राजा और था जो पास के किसी राज्य का था। उसने पद्मिनी के चरित्र पर कुछ लालच लगाया था और ये पता चल गया चित्तौड़ के महाराज रतन सेन को। रतन सेन ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसको मार तो दिया, लेकिन उसकी कटारी, उनकी कटारी जो थी वो पीठ में लग गई।
जो जहर से बुझी हुई थी। महाराज चित्तौड़ तो आ गए, कुछ दिन बीमार रहे और उनकी मृत्यु हो गई। ये अवसर का पता चला अलाउद्दीन खिलजी को कि महाराज निकल लिए, अब पद्मिनी को मैं किसी भी बिना रोक टोक के पा सकता हूँ। और उन्होंने दिल्ली से चढ़ाई कर दी, कहां पर? चित्तौड़ पर। जैसे ही पता चला पद्मिनी और नागमती को कि अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई कर रहा है, तो उन्होंने अपनी सभी सखियों के साथ, जो भी और विधवा हो गई थी, सबके साथ जौहर कर लिया। अंत में मिली अलाउद्दीन खिलजी को बहिरा, ना मिली पद्मिनी, ना मिला चित्तौड़ और ना मिली रतन सेन।